नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच, और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिन पर है आपकी नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबरें नहीं होंगी, बल्कि खबरों की करेंगे पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का एक एक बिंदु और एक एक हाल। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से भी लेंगे एक एक अपडेट। हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर, और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहले आपको बता दें कि एनआईए की जिस तरह से हो रही है स्ट्राइक और ममता की हो रही है फाइट। जी हां, क्या हाल है पश्चिम बंगाल में और किस तरह से ये स्ट्राइक और फाइट का सिलसिला जारी है, विस्तार के साथ आपको बताएंगे, और साथ ही साथ अपने संवाददाता से ताजा अपडेट भी लेंगे। इसके अलावा न्यूज पंच में एक और खबर की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यूएस के गिरे विमान, क्या होगा रिवेंज प्लान। जी हां, किस तरह से यूएस के विमान गिराए गए हैं, और इसके अलावा अब अगला प्लान किस तरह से बनता और बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, विस्तार से करेंगे इस खबर पर भी बात। तो आइए न्यूज पंच की करते हैं शुरुआत पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर न केवल उम्मीदवार बल्कि निर्वाचन आयोग, जांच एजेंसियां भी अपने अपने कार्यक्षेत्र में लगातार सक्रिय नजर आ रही है। निर्वाचन आयोग ने जहां लोकतंत्र के पर्व में सहभागिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, तो वहीं एनआईए भी पूरे एक्शन में रहकर मालदा बंधक मामले की जांच तेजी से कर रही है। अब ऐसे में राजनीति भी खूब गर्मा रही है, तो राजनीति के रंग पर तो ग्राउंड जीरो से अपने संवाददाता से लेंगे अपडेट, लेकिन इससे पहले विस्तार से डाल लेते हैं नजर कुछ खास बिंदुओं पर। तो मालदा बंधक मामले की सबसे पहले बात करते हैं, जिसको लेकर के एनआईए एक्शन में है और इसकी लगातार जांच की जा रही है। जी हां, गुनहगारों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, शिकंजा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनआईए की भूमिका पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल कौन उठा रहा है? ममता बनर्जी उठा रही है। ममता ने जांच पर असंतोष व्यक्त किया है, और साथ ही साथ तमाम तरह के सवाल भी ममता बनर्जी उठाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन एनआईए अपनी जांच को तेज गति से, द्रुत गति से आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां मालदा मामला है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बंधक बनाए गए थे अधिकारी, उनको लेकर के एनआईए अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। सातों न्यायिक अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर के अपने काम में जुटे हुए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी भी है। जी हां, पश्चिम बंगाल के हाल अगर आपको बताएं तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर के जिस तरह से सक्रियता नजर आ रही है, मालदा बंधक मामले की जांच हो रही है और एनआईए पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। एनआईए पर हमलावर ममता बनर्जी होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि एनआईए अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी फिर अपना पैंतरा चलती हुई नजर आ रही हैं। अब एनआईए पर ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है और हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। मानिकचक की सभा में बड़े आरोप भी ममता बनर्जी ने लगा डाले हैं। जी हां, किस तरह से जांच एजेंसियों को सवालिया निशान में खड़े कर रही हैं ममता बनर्जी, वो भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि स्थानीय युवाओं पर को परेशान किया जा रहा है, ये बात ममता बनर्जी ने कही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विरोध प्रतिरोध की इजाजत नहीं, दबाई जा रही है आवाज, उन्होंने ये बात भी कही। और साथ ही साथ 35 गिरफ्तारी जिला पुलिस ने की है, एनआईए ने नहीं की है, ये बात भी ममता बनर्जी कर रही हैं। तो तमाम तरह के सवाल उठा रही हैं ममता बनर्जी, और भी क्या कुछ कह रही हैं ममता बनर्जी, आपको सुनवाते हैं। যাদের কাছে নিজেরা যাবেন না, এই তো দেখলেন দুটো কমিউনাল পার্টি এসে যাদের ঘেরাও করলো, করে পালিয়ে গেল, আর মাঝখান থেকে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা হ্যারাস হচ্ছে এনআইএর নাম করে। তারা 40 জন 50 জন লোকাল ছেলেমেয়েদের অ্যারেস্ট করছে। तो घेराव के मुद्दे पर भी कई बड़े सवाल उठाती हुई ममता बनर्जी, लेकिन इस बीच ममता सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। इस पूरे मामले को लेकर के शुवेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। टीएमसी गुंडा का पार्टी है, वो जितना भी मौलवादी, एक्सट्रीमिस्ट, देश विरोधी या संविधान विरोधी ताकत को संरक्षण देने का काम टीएमसी करता है। टीएमसी ने बहन ऑर्गेनाइजेशन सिमी का रिप्रेजेंटेटिव को राज्यसभा भेजा। टीएमसी ने पीएफआई का पैरेड में जो मार्च किया, फरक्का का एमएलए, उनको फिर दोबारा नॉमिनेशन दिया।
जो धुलियान शामसरगंज में दांगा किया, हिंदू को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया, उसको फिर नॉमिनेशन दिया। इसलिए इसका ये जो एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स है, इसका मिलाभागत है। तो तीखे शब्दों में ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों को उम्मीदवारी दी गई है टीएमसी की तरफ से, उनका आचरण भी देखना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से मालदा में हिंसा भड़की है, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर टीएमसी का चेहरा और चरित्र भी दर्शा रही है। आपको अब बता देते हैं कि इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग किस तरह से एक्शन मोड में है, क्योंकि हमने आपको बताई एनआईए की बात, अब आपको बताते हैं इलेक्शन कमीशन के कदमों की बात, क्योंकि अब नहीं लगेगी भीड़। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4,660 नए सहायक को मंजूरी दी गई है। ऐसे मतदान केंद्र बनाए जाएंगे जिनकी संख्या है 4,660 और चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और इसे मंजूरी दी है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि 1200 से ज्यादा मतदाता वाले क्षेत्रों में नए बूथ बने हैं और इतना ही नहीं 321 मतदान केंद्रों का स्थान बदला गया है। इस पूरी कवायद के पीछे लब्ध-लुअब यही है कि मतदाताओं को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो और इलेक्शन कमीशन का जोर भी इस बात पर है कि पारदर्शी चुनाव संपन्न कराए जाएं, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाएं और ज्यादा से ज्यादा मतदान का प्रतिशत भी बढ़े, ताकि लोकतंत्र का जो ये पर्व है, जो ये त्योहार है, इसमें बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब कुल बूथों की अगर हम बात करें तो कुल बूथ संख्या हो गई है अब 85,379 और भीड़ कम, वोटिंग आसान, मतदाताओं की सुविधा, ये वो तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग लगातार कदम बढ़ा रहा है। निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने की तैयारी चुनाव आयोग लगातार करता हुआ नजर आ रहा है और उसी कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। अब चुनाव आयोग की सख्ती का भी रुख कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग किन किन मामलों को लेकर के, किन किन बातों को लेकर के सख्त रुख भी अख्तियार कर रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को ऑर्डर मिला है कि भय मुक्त मतदान कराए जाएं। आपको नंबर वाइज बताते हैं कि किन बिंदुओं पर चुनाव आयोग का लगातार फोकस है और उनको लेकर के चुनाव आयोग सक्रिय भी नजर आ रहा है। चुनावी मैदान के राज्यों में हिंसा रहित चुनाव संपन्न हो। पश्चिम बंगाल में खास तौर पर इस बात पर फोकस है कि किसी तरह से हिंसा ना भड़के और मतदाता भय मुक्त होकर के बाहर निकलें और अपना मतदान करें। अब धमकियों का दौर भी नहीं चलेगा। एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है चुनाव आयोग ने और कहा है कि जिस तरह से धमकी दी जा रही है तो वो नहीं चल पाएगी और लालच प्रलोभन पर भी साफ तौर पर रोक लगाई गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से। इतना ही नहीं, फर्जी वोटिंग पर भी खास तरह से फोकस किया गया है, क्योंकि जो मतदान है वो पारदर्शी तरीके से संपन्न होने चाहिए। किसी तरह से फर्जी वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बूथ जैमिंग नहीं होनी चाहिए। सोर्स जैमिंग पर सख्ती का रुख अपनाया है ताकि निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएं और इसीलिए ये तमाम तरह की गाइडलाइंस भी जारी की गई है। मूल में है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का संपन्न कराना और इसके साथ साथ मतदान प्रतिशत को बढ़ाना। और इसके अलावा अब आपको ये भी बता देते हैं कि इसी का टीएमसी पर किस तरह से सख्त रुख है। जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं वहां पर टीएमसी की तरफ से हिंसा भड़काई जा रही है, तनाव बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन भी अपने कदम बढ़ा रहा है और एक्शन ले रहा है। वीआईपी सुरक्षा पर बड़ा सवाल यहाँ पर है और जांच के घेरे में टीएमसी नेताओं की सुरक्षा भी आती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि डीजीपी को 3 दिन में रिपोर्ट के आदेश भी दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का किस तरह से टीएमसी पर सख्त रुख है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती पर विवाद खड़ा हुआ और आपराधिक छवि वाले नेताओं की सुरक्षा भी हटेगी। जी हाँ, आपराधिक छवि वाले नेताओं की हटेगी सुरक्षा। नियमों के खिलाफ सुरक्षा किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चुनाव से पहले सियासी हलचल पश्चिम बंगाल में तेज हो चली है। हालांकि सभी चुनावी राज्यों में हलचल तेज है, लेकिन यहाँ का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है या यूं कहें कि 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा है। टीएमसी की अगर हम बात करें तो वो मतदाताओं के बीच किस तरह से पहुंच रही हैं, वो भी लगातार हम ममता बनर्जी के बयान सुना रहे हैं कि कैसे वो भड़काऊ भाषण देने का काम कर रहे हैं या फिर उन्हीं की पार्टी के कई नेता भी ऐसे हैं जो लगातार धमकियां भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जांच एजेंसियों की बात की जाए तो एनआईए अपना काम कर रही है, चुनाव आयोग की बात की जाए तो वो अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ,
इस वक्त का क्या कुछ अपडेट आप साझा करेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि टीएमसी का जो चेहरा है, देखिए एनआईए अपना काम कर रही है, वहीं चुनाव आयोग ने बड़े फैसले लिए हैं कि कैसे मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। सबसे पहले इसी का जिक्र कर लेते हैं कि इसी ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं उसके पीछे क्या मंशा रही, क्या उद्देश्य है। संध्या, देखिए, चुनाव आयोग ने आज दो बड़े कदम उठाए हैं। पहली तो ये है कि कैनिंग पूर्व के जो तृणमूल नेता है, जिनके वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें हफीजुल मोल्ला, वो देवली पंचायत के प्रधान है, और वहां पे हफीजुल मोल्ला कह रहे हैं कि 29 तारीख को वोट है, यहाँ पे 4 मई को यहाँ पे मतदान का गणना होगा और काउंटिंग होगा, और फिर उसके बाद काउंटिंग के बाद जब शाम ढलेगी तो स्टीम रोलर चलेगा। जो लोग तृणमूल के साथ नहीं थे उनके ऊपर स्टीम रोलर चलेगा। एकदम से एकदम से थ्रेटनिंग वाला जो बयानबाजी है। साथ ही साथ राजू मंडल जो बहरमपुर है, उसका भी एक वीडियो है। तो दोनों केसों में चुनाव आयोग ने इन दो व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया है। दूसरी बात यह है, सुप्रीम सरकार जो पुलिस कमिश्नर थे कलकत्ता पुलिस के, उनका भी उनको अब पुलिस ऑब्जर्वर के हिसाब से तमिलनाडु भेजा गया है। उनका पोस्टिंग वहां पे किया गया है। इस बात को सामने रखकर कि वो पुलिस कमिश्नर भले नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंशियल थे और प्रभाव विस्तार कर रहे थे अपने जो जूनियर ऑफिसर है उनके ऊपर। और इसी बीच आप जानते हैं, भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी का जो नामांकन पर्व था, वहां पर भी रैलीज में कुछ डिस्टरबेंस हुआ था, जिसके चलते लाल बाजार के दो डिप्टी कमिश्नर को शोकॉज किया गया है। तो ये चुनाव आयोग का सारा कदम है। और दूसरी तरफ आप राजनीति की बात करें तो ममता बनर्जी सवालों के घेरे मफर जो मूल जो इस मेन जो एक्यूज्ड है उसके अरेस्ट किया। इसके लिए सीआईडी ने अरेस्ट किया, इसके लिए खुद को श्रेय देती है और आज कहती है कि एनआईए ने अरेस्ट किया है और एनआईए के खिलाफ एक तरफ से भड़काऊ बयान भी दे रही है। सुनना, ये भड़काऊ बयान जो ममता बनर्जी की तरफ से दिए जा रहे हैं सौरभ, ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि राजनीतिक मंचों से जब वो चुनावी रैलियां करती हैं तब भी भड़काने का ही काम करती हैं जनता को। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि टीएमसी के तमाम नेता या फिर ममता बनर्जी अपनी बात रखते हुए क्यों नजर नहीं आती है, यानी कि उन्होंने 5 सालों में क्या कुछ कहा, या फिर जब से वो सत्ता में रही तब से लेकर अब तक उन्होंने क्या कुछ किया है, वो बताने के लिए क्या कुछ नहीं है क्या ममता के पास, कि लगातार वो इस तरह से भड़काऊ बयान देने की ही बात करती हैं, या फिर ये कहें कि तमाम जांच एजेंसियों को ही निशाने पर लेती हैं। और एसआईआर का मुद्दा तो हम देख ही रहे हैं। संध्या, देखिए, 15 सालों में इतने सारे सवाल है इस सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ, कि उनके पास अभी इसको काउंटर करने के अलावा और कोई रास्ता चारा नहीं बचा है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे वो राशन का घोटाला हो, या फिर आवास का घोटाला हो, एक के बाद एक घोटाला है। महिला सुरक्षा का जो इशू है, वो सारे विषय है। इन सारे विषय को लेकर आप अगर ममता बनर्जी की रैलीज को आप सुनेंगे तो वहां पर वो भत्ता नीति को सामने रख रही है। चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो, महिला को जो 1,500 रुपया दिया जाता है, या फिर युवाओं को जो 1,500 दिया जा रहा है, वो सारी योजनाएं हो। लेकिन साथ ही साथ वो एसआईआर पर लगातार हमलावर है और इस आक्रामणात्मक जो उनका जो रवैया है, उसके साथ साथ ये सब रवैया लेते हुए वो कहीं ना कहीं जाकर भड़काऊ बयान भी दे रही है। आज भी मानिक चौक में जिस तरीके से उन्होंने एसआईआर को सामने रखा है, उन्होंने पहले कहा कि जो लोग थे कि कितने लोगों का नाम कटे, तो सबको हाथ उठाने बोला। सब जब हाथ उठाए तो हाथ उठाकर देख के वो बोलने लगे कि चुनाव आयोग के चाहता क्या है, और ऐसी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जो आप ऑन एयर पब्लिक ब्रॉडकास्टर में आप मेंशन भी नहीं कर सकते। तो इसी को चलते ये जो कालिया चौक वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी ये सवाल उठाया गया था कि ममता बनर्जी एक के बाद एक भड़काऊ बयान दिया और जिसके चलते आज ये घटना घटी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी देखा जा रहा है ममता बनर्जी की जो लाइन है उसी लाइन पर चल रही है। कालिया चौक से भी उन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया, ऐसा कह नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो उन्होंने पहले कहा था कि कालिया चौक में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट सही बोला है, लेकिन फिर आज वो बोलती है कि आप विरोध भी नहीं, प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, क्या कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता, इतना अरेस्ट क्यों? अरे अरेस्ट तो स्टेट पुलिस ने किया है। अरेस्ट एनआईए जब जांच का भार लिया तब एनआईए ने एक भी अरेस्ट किया भी नहीं था। तो कल आपने उसका श्रेय भी ले लिया कि सीआईडी बयानों के जरिए सौरभ जो बौखलाहट हम देख रहे हैं, हो सकता है कि ये टीएमसी की चुनावी रणनीति हो, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है, किसी तरह से स्वीकार नहीं की जा सकती। सौरभ, इसके साथ साथ आपसे बहुत संक्षेप में ये भी जानना और समझना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो किस तरह से वहां पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कौन कौन से मुद्दे लेकर के जनता के बीच, मतदाताओं के बीच पहुंच रही है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने जो चार्जशीट पेश किया था वही भारतीय जनता पार्टी का अभी मुद्दा है। वो जो 14 जो पॉइंट था, शिक्षक घोटाला, उद्योगहीनता, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ पे घुसपैठिया का जो मुद्दा है, यही सारे मुद्दे को लेकर भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच जा रही है। और भाजपा का दावा है कि इस बार जनता भी भाजपा के हर एक मुद्दे से सहमत है। और आज भी दिलीप घोष का नामांकन है खड़गपुर में, जहां से वो खड़े हुए हैं, वहां पर भी काफी लोगों का जमायत हुआ। उसको देखकर शुभेंदु अधिकारी का, दिलीप घोष का कहना है कि इस बार जो परिवर्तन का नारा दिया गया है वो सफल होकर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का, और आपको बता दें कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी संघर्ष का आज 36वां दिन है। ये दिन जैसे जैसे बीतते जा रहे हैं, हमले वैसे वैसे और भी तेज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ईरान ने तड़के इजराइल पर कई मिसाइलें दागी, तो वहीं इजरायली सेना ने लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले कर दिए। और इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीज फायर प्रस्ताव को भी औपचारिक रूप से ठुकरा दिया है, नकार दिया है। तो आइए ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं संघर्ष का सूरत हाल। तो ईरान जंग का 36वां दिन है और 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 2 अमेरिकी जेट तबाह हुए हैं, ईरान ने गिराया है ये जेट। 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पर भी हमले हुए हैं। तो लगातार हमले तेज हो रहे हैं और 24 घंटों में 2 अमेरिकी जेट को तबाह कर दिया गया है। ट्रंप का रक्षा बजट बढ़ाने का भी इसके साथ साथ प्रस्ताव है। तो 24 घंटों में 2 अमेरिकी जेट तबाह हुए। ईरानी मीडिया ने कई सारी तस्वीरें भी जारी की है इसी से जुड़ी हुई, और जेट में 2 पायलट सवार थे, ये तथ्य भी सामने आए हैं। ईरान ने गिराया है अमेरिका का F-15E विमान, और इसके साथ साथ यूएस ने एक पायलट का भी रेस्क्यू कर लिया है। 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स पर भी हमले हुए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इसे निशाना बनाया गया था। और इतना ही नहीं, ईरानी मीडिया ने तस्वीरें भी जारी की है और बताया कि किस तरह से मार गिराया गया। जेट में 2 पायलट सवार थे और यूएस ने 1 पायलट को रेस्क्यू कर लिया है। दूसरे की तलाश हालांकि अभी भी की जा रही है, यानी कि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। तो पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 2 अमेरिकी जेट तबाह हुए हैं। ईरानी मीडिया ने तस्वीरें भी जारी कर दी हैं और बताया कि किस तरह से ये जेट तबाह किए गए हैं। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि 2 पायलट सवार थे इस जेट में। और अब आपको एक और ग्राफिक बताते हैं जिसमें सामने आ रही है ये बात कि खत्म नहीं होगी जंग। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ईरान ने ठुकरा दिया है अमेरिका का प्रस्ताव। 48 घंटे, 24 घंटे में क्या कुछ हुआ आपको वो बताया। अब 48 घंटे का सीज फायर मानने से इनकार कर दिया गया है ईरान की तरफ से, और बातचीत के लिए मिलने से भी मना कर दिया गया है। तो खत्म नहीं होगी जंग, कहीं ना कहीं ये बात इस ओर ही इशारा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरानी मीडिया ने जानकारी साझा की है और अमेरिका ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन ये बात साफ हो गई है कि ईरान फिलहाल तो बातचीत के लिए तैयार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान ने ठुकरा दिया है अमेरिका का प्रस्ताव। अब जंग पर ट्रंप की किस तरह से है बड़ी तैयारी, ये भी जान लेते हैं, क्योंकि लगातार जंग आगे बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने बयान देते जा रहे हैं और ऐसे में रक्षा बजट में 44% की बड़ी वृद्धि की बात भी सामने आ रही है। और इतना ही नहीं, $1.5 ट्रिलियन करने का प्रस्ताव सामने आया। सैनिकों की सैलरी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है और गैर रक्षा खर्च में कटौती की योजना भी तैयार कर ली गई है। तो जंग को लेकर के
ट्रंप किस तरह से अमेरिका में तैयारी कर रहे हैं अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, ये भी एक बार जानिए, क्योंकि रक्षा बजट में 44% की बड़ी वृद्धि की बात और इसके साथ साथ 1.5 ट्रिलियन की बढ़ोतरी की बात कही गई है। और अगर पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष से ये 40% ज्यादा है। तो किस तरह से अमेरिका में भी तैयारी की जा रही है, किस तरह से रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया जा सकता है, ट्रंप का लगातार इस बात पर जोर है और कुछ सरकारी योजनाएं बंद करने की तैयारी भी अमेरिका की तरफ से कर दी गई है। और आपको बताएं कि पिछले वर्ष की अगर बात करें तो 40% ये रक्षा बजट जो है वो ज्यादा है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो जिस तरह से हम ये जो जंग के बादल, संघर्ष के बादल देख रहे हैं, इसका ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इजराइल ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं और वहीं ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। देखिए, अभी सबसे ताज़ा बात यह है कि अमेरिका और इजराइल की जो सेनाएं हैं, उन्होंने पश्चिमी ईरान में एक बहुत बड़े पेट्रोकेमिकल हब है, उस पेट्रोकेमिकल हब पर बमबारी की है और नुकसान माना जा रहा है, समझाया जा रहा है कि बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो वो पेट्रोकेमिकल जो है वो दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे तेल और गैस हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही पेट्रोकेमिकल की बहुत सारी उपयोग होती है और उसका उपयोग कई इंडस्ट्रीज में होता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान ईरान को झेलना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे उधर अमेरिका और इजराइल की फोर्सेज ने एक और जगह जो ईरान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी हमला किया गया। काफी पुराना यूनिवर्सिटी है और उससे हमला करके वो कहा यह जा रहा है कि वहां पे उनके सैनिक अड्डे मौजूद थे। तो निश्चित तौर पे यह एक दूसरी भारी क्षति है ईरान के लिए। तीसरी तरफ देखिए, जो मध्यस्थता की बात है, जिस तरीके से पाकिस्तान में बहुत बढ़ चढ़कर तो यह दिखा रहा था दुनिया को कि वह मध्यस्थता करने जा रहा है, तो उसकी मध्यस्थता की बात को पूरी तरह ईरान ने ठुकरा दिया है। ईरान ने कहा कि तीसरे देश की तरफ से प्रस्ताव आया है और तीसरे देश की तरफ से आए प्रस्ताव को हम नहीं मानेंगे, ऐसा ईरान का कहना है। ठीक है। चौथी बात जो है कि राष्ट्रपति पेजेस्कियन जो ईरान के हैं, उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग वाली जो बात है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि स्टोन एज में हम पत्थर युग में पहुंचा देंगे ईरान को, उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया है और कहा है कि यह जो है एक युद्ध अपराध है, क्योंकि स्टोन एज में पहुंचाने का मतलब है कि वहां के सारे नागरिक, गैर नागरिक, सारे जो ठिकाने हैं उनको नष्ट करना, सारे रेसिडेंस, सारी चीजों को नष्ट करना। तो यह ईरान ने कहा कि युद्ध अपराध है। अखिलेश, इससे एक बात स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि फिलहाल तो मध्यस्थता से कोई बात बनती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि ईरान ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि खत्म नहीं होगी जंग, ये जंग अभी जारी रहेगी। अब अमेरिका की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका भी लगातार अपनी तैयारियों के साथ हमले कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और यहाँ तक कि रक्षा बजट में भी इजाफा कर दिया गया है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे अमेरिका जाना जाता है कि रक्षा बजट उनका काफी बड़ा होता है और उनकी जो कह सकते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफी महत्वपूर्ण है पूरे अमेरिका के पूरे इंडस्ट्री में और अमेरिका की पूरी वित्तीय व्यवस्था में। तो अब उन्होंने और बढ़ाया है। निश्चित तौर पे यहाँ अमेरिका के जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन पे दबाव बढ़ेगा इसे और पूरा करने का, इस बजट को के लिए और टैक्स देने का। अमेरिका की सरकार ने, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली जो सरकार है, वहां पे उन्होंने कुछ जो अमेरिका के अंदर जो कुछ कल्याणकारी कार्य थे उसे भी रोकने का उन्होंने फैसला किया है। तो निश्चित तौर पे एक तरीके की यह जो है कि विशेष परिस्थिति है अमेरिका के लिए, कह सकते हैं कि सेमी इमरजेंसी टाइप का सिचुएशन है, जहाँ की जो गैर जरूरी खर्च है उन गैर जरूरी खर्च पर रोक लगा के सारे जो संसाधन है, सारे संसाधन को युद्ध में लगाना, यह अमेरिका के लिए एक नए तरीके की चुनौती है। और तीसरी जो पायलट का गिरना, अमेरिकी पायलट का गिरना अब एक महत्वपूर्ण चुनौती आ गई है अमेरिका के सामने, क्योंकि अगर ईरान के हाथों में वो पायलट लगेगा अमेरिका का, तो निश्चित तौर पे ईरान उसे पूरी जानकारी लेगा, खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करेगा और उसके बाद अमेरिका से लौटाने के लिए उसे एक टूल के रूप में, एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करेगा कि किन शर्तों पे उस पायलट को लौटाया जाएगा। तो यह अमेरिका के सामने एक नई परिस्थिति हुई है जो आपने देखना होगा अखिलेश कि अब ये जो संघर्ष है, तनाव है, अब किस पड़ाव पर पहुंचता हुआ नजर आता है और कौन सा मोड़ लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।